जब हम दोनों पहली बार मिले तो उस वक्त तक हम दोनों अपनी जिंदगी की पहली मोहब्बत भुगत चुके थे। मोहब्बत के सफर में टूटे हुए लोग एक दूसरे को ऐसे पहचान लेते हैं जैसे तारे जल बुझने से पहले दूसरे सितारे का हाल जान लेते हैं। मोहब्बत का इब्तदाई घाव उस सुराख से वार करता है कि सारे मंजर एक नजर में आया हो जाते हैं। दिल में छुपाया हुआ जख्म एक सच्चाई की तरह ऐसे नविश्ता दीवार बन जाता है कि देखने वाले पर सारा हाल वाज़ेह हो जाता है, मगर ये नजर किसी को नसीब नहीं होती। टूटने वाले का दुख वही जानता है जो कभी खुद टूट के बिखरा हो। ऐसे लोगों के सामने जब दिल की बात लफ्ज बनती है तो कितनी बेवकत सी लगती है। मेरे साथ जो हुआ जाने उसने कैसे पहली ही नजर में जान लिया था। बड़ी हुई शेव, बिखरे हुए बाल और गवर्नमेंट कॉलेज की सीढ़ियां। मैं हाथ में कोर्स की एक ऐसी किताब थामे जिसके तमाम हरूफ मेरे लिए अजनबी थे। उस एक मोहब्बत का मातम कर रहा था जिसे खोने के बाद यूं लगता था कि अब सफ़ा अजीज पर किसी और इबारत की गुंजाइश नहीं बाकी। मेरा वजूद जिस जलजले से दो चार हुआ था उसने मेरे अंदर बड़ी तोड़ फोड़ की थी। मेरे इस हाल से वाकिफ सिर्फ मैं था। मोहब्बत का ये सोग मुझे इतना अजीज था कि मैं उसमें किसी और को शरीक नहीं कर सकता था, और कोई शरीक हो भी कैसे सकता था। जब राख सिर्फ अंदर उड़ रही हो तो फिर उसके जर्रे हवा में नहीं बिखर सकते। मैं अब उस मकाम पर था जहां न मेरे पास कोई सवाल था, न जवाब, न रास्ता, न जुस्तजू और न ही मंजिल। राख का ये ढेर ही मेरा हासिल था। मुझे अब तमाम उम्र इसी का तवाफ करना था। उसी लम्हे उसने मेरे शाने पर हाथ रखकर धीरे से कहा, तुम्हारे ख्याल में दूसरी दफा मोहब्बत हो जाती है? सियाल बल्टम और नीले कुर्ते में मलबूस बेतरतीब से बालों वाली उस सर्द लड़की से मेरा पहला मुकालमा, मेरा पहला तारफ था। मैंने पलट कर जब देखा तो नए फैशन के कटे बाल, शौक लिपस्टिक और अंदर धंसी छोटी छोटी सी आंखें कुछ और ही सच बोल रही थी। सवाल करने वाली खुद सवाल सी खड़ी, जाने कब से जवाब ढूंढ रही थी। वो मेरे करीब आकर इस बेतकल्फी से बैठ गई कि उसके बदन से उठने वाली महक मेरी सांसों में उतरने लगी। उसने मेरा हाथ थाम कर जब वही सवाल दोहराया तो मुझे यूं लगा जैसे ये सवाल मुझसे नहीं खुद से कर रही है। वो ये पूछते हुए मुझसे करीब थी लेकिन सदियों के फासले से गुजर रही थी। वो उस मकाम पर खड़ी थी जब रूप, जिस्म और मोहब्बत उसको अपनी कहानी एक दफा सुना चुके थे। हम दोनों एक ही गाड़ी के मुसाफिर थे। मसला सिर्फ ये था कि ट्रेन जा चुकी थी। सारी जिंदगी हम सिर्फ चंद ही बार मिले थे, मगर उसके सवाल ने हमें एक ऐसे रिश्ते से बांध दिया था जिसकी लड़ी टूटे हुए सितारों से मिलती थी। वो मुझसे हमेशा बेगरज, बेमतलब और बेवजह मिलती रही। हम दोनों को एक ही जवाब की तलाश थी। हमारे लिए वक्त, जिस्म और जिंदगी बेमानी थे। साथ साथ रहते हुए हमारा मिलाप मुमकिन नहीं था, इसलिए कि हमारी कशिश के सियारे मुख्तलिफ थे। वो मुझसे अक्सर कहती कि पहली मोहब्बत रेलगाड़ी की तरह होती है और वक्त की पटरी पे खूब शोर मचाती, धुआं उड़ाती और चिंगारियां बिखेरती बढ़ती चली जाती है। ये अपनी रफ्तार खुद बढ़ाती जाती है। ट्रेन में बैठे मुसाफिर को वो सारे मंजर इस तरह पीछे की जानब भागते नजर आते हैं कि अपनी रफ्तार का एहसास ही नहीं होता। आहंग इस कदर बुलंद होता है कि अपनी आवाज ही नहीं सुनाई देती। मुसाफिर को मंजिल पर पहुंचने का होश ही नहीं रहता। फिर एक दिन ये ट्रेन किसी सुनसान से स्टेशन पर मुसाफिर को उतार देती है जहां सिर्फ मुसाफिर के सामने रवानगी का मंजर होता है। शोर, धुआं, चिंगारियां, रफ्तार जब्त हो जाते हैं। खामोशी हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है। मैं अक्सर उसे समझाता कि कोई भी मुसाफिर हमेशा स्टेशन पर गुजरी हुई गाड़ी का इंतजार नहीं करता।
वक्त मुसाफिरों को नए सफ़र पर ले जाता है, नई मंजिलें दिखाता है, नए ख्वाब दिखाता है। फिर कोई और गाड़ी आती है, उसी तरह शोर मचता है, धुआं उड़ता है, वही हंगामा, वही रोशनी फिर से हो जाती है। वो धीरे से मेरा हाथ अपने दिल पर रख कर कहती है, यार अब यहाँ शोर नहीं होता, बस खामोशी से रहती है। फिर मैंने उसे सालों बाद एक अदबी तकरीब में बैठे देखा। वो आखिरी रो में अकेली सी बैठी, नाक पर ऐनक सजाए, बालों को बेतरतीबी से बांधे, फाइल पर निगाह जमाए, अब भी किसी की तलाश में दिखती थी। मैं धीरे से जाकर उसकी साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझ पर निगाह पड़ते ही उसने कहा, नहीं होती ना? मैंने कहा था ना कि दूसरी बार मोहब्बत नहीं होती। मैंने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और बाहर लाकर बेंच पर बिठा दिया और गुज़श्ता सारे बरसों की जैसे भड़ास निकाल दी। उसे बहुत कुछ बताया कि मेरे ये साल कैसे बीते, मैंने क्या खोया, क्या पाया, मेरी बीवी कैसी है, मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, मेरी नई गाड़ी का रंग और मॉडल कौन सा है। मैंने उसे कितना याद किया है। मेरी सारी बातों के दौरान वो मुझे खाली खाली निगाहों से देखती रही और बोली, नहीं होती ना? दूसरी बार मोहब्बत नहीं होती। वो जब भी मुझे मिलती अपनी पहली मोहब्बत की कहानी इस शदोमत से सुनाती कि मैं उसके करीब होते हुए भी मंजर से गुम हो जाता। उस किस्से को सुनाते हुए उसके रुएं रुएं से मोहब्बत फूट रही होती, जोश से उसका जिस्म लर्ज रहा होता और नाक के नीचे होंठों के ऊपर पसीना आ जाता। ये बात सुनाते न वो थकती थी और ना ही उसे वक्त का एहसास होता था। मैं उसके लिए सिर्फ इजहार का वसीला था, क्योंकि वो सिर्फ मुझसे अपनी मोहब्बत की बात करती थी। मैंने एक दफ़ा उससे पूछ ही लिया, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? ये सुनकर वो बातें करते करते अचानक चुप सी हो गई। उसकी आंखों में वो बेयकीनी थी कि जैसे उसे मुझसे इस सवाल की तवक्का ही न थी। उसने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाकर अचानक बेतहाशा हंसने लगी। मैं उसको कायल करना चाहता था, तमाम तर सबूत देना चाहता था, मगर उस बेतहाशा हंसी ने मुझे इतना छोटा कर दिया था कि फिर मैं कभी अपना सवाल नहीं दोहरा सका। उस दिन के बाद वो मुझे बहुत अरसे तक नहीं मिली। बरसों के बाद जब मैं पेरिस में एक बेंच पर बैठा खाली खाली नजरों से लोगों को आते जाते देख रहा था, तो वो अचानक मुझे उस हजूम में नजर आई। मेरी आवाज पहुंचने से पहले मेरी नजर से ओझल हो चुकी थी। मैं उसके पीछे भागा, बहुत देर उसे तलाश किया, मगर वो गायब हो चुकी थी। थक हार कर जब मैं वापस उसी जगह पहुंचा तो वो उसी बेंच पर बैठे मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही बोली, किसे तलाश कर रहे हो? कह जो दिया, नहीं मिलती। वो मुझ पर हंस रही थी। उसकी आंखें मजीद अंदर को धंस गई थी और जिस्म पहले से ज्यादा लागर हो गया था। लिबास में वही बेतरतीबी और आवाज में वही तलाश थी। उसने अपने हाथ में दबे सिगरेट का कश लगाया और फिर सारा धुआं मेरी आंखों में भर दिया। मैंने अपनी आंख से बहते पानी को रोकना चाहा तो वो मुस्कुराने लगी। हम दोनों तमाम शाम एक ऐसी बार में बैठे रहे जहां कोई कम ही आता था। वो मेरे सामने बैठी बहुत देर तक मेरी आंखों में झांकती रही, फिर अजनबी सी आवाज में कहने लगी, तुम शायद नहीं जानोगे, मगर मुझे आज भी उसकी पसंदीदा सिगरेट का जायका अपने होंठों पर महसूस होता है। मुझे यूं लगता है कि वो ही एक लम्हा था जो मुझे उसने अता किया था। फिर उसके बाद तो मैं उसके पीछे भागती रही और वो मुझसे आगे दौड़ता रहा। पता है बाज लम्हे कितने ही गजब के होते हैं, कितनी ही देर तक साथ रहते हैं। ये भी होता है कि हम सारी उम्र एक लम्हे की गिरफ्त में रहते हैं। जिंदगी वैसी ही होती है, बस महवर बदल जाता है, अंदर कोई तब्दीली होती है, केमिस्ट्री बदल जाती है, सिमत भूल जाती है। मेरी आंखों से जाने क्यों आंसू बह रहे थे।
میں نے آنسو پوچھے بنا اس سے کہا، سمت کا تعین نہ بھی ہو، رستہ بہت دشوار ہوتا ہے، زندگی اس طرح نہیں کٹتی، ساتھی کوئی ہم سفر چاہیے ہوتا ہے، کسی ہاتھ کے سہارے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑایا اور کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے میں روز اس کو خواب میں دیکھتی ہوں، مجھے اپنا خواب اتنا پیارا ہے کہ میں صرف اس کو دیکھنے کے لیے نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سگریٹ کا آخری کش لگایا اور اچانک اٹھ کر چلی گئی۔ وہ مجھ سے اکثر یہ سوال کرتی تھی کہ محبت ایک تکون میں کیوں سفر کرتی ہے، سب کنارے آپس میں مل کیوں نہیں جاتے، ایک دفعہ کے بعد دل کا سارا علاقہ کسی اور کا کیوں نہیں ہو جاتا، فاصلے کیوں بڑھتے جاتے ہیں، خواب کیوں سچے نہیں ہوتے۔ میں اس کو جواب دیتا کہ محبت دائرے کی طرح ہوتی ہے، ہر مقام سے مرکز کا فاصلہ ایک جتنا ہوتا ہے، ساری بات مرکز سے اپنے مقام کے فاصلے کو طے کرنے کی ہوتی ہے، مرکز پر پہنچنے کے سینکڑوں راستے ہوتے ہیں، سب کا فاصلہ برابر ہوتا ہے، دور سے سب ایک سے ہوتے ہیں۔ میں اس کو مزید سمجھاتا کہ سنسان سے سنسان اسٹیشن پر بھی گاڑی دوسری دفعہ ضرور آتی ہے، مسافروں کو سفر کرنا پڑتا ہے، ایک گاڑی چھوٹ جانے کے بعد دوسری پر سوار ہونا پڑتا ہے۔ میری باتوں سے بے خبر وہ بے جان سی یوں لیٹی رہتی جیسے سفر کی ہر تھکان سہ چکی ہو، آخری گاڑی اسٹیشن سے جا چکی ہو۔ آخری دفعہ جب اس کی مجھے کال آئی تو وہ میرے ہی شہر میں تھی، اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ جب میں بریف کیس تھامے اس کے دیے ہوئے پتے پر گیا تو وہ ایک پرانے گھر کے پوسیدہ سے کمرے میں بستر پر لیٹی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا رنگ سنبھلا چکا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے اتنے واضح ہو چکے تھے کہ آنکھیں نیچے ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ جسم اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ اب وہ ایک بے ترتیب بالوں والی لاغر سی پڑیا دکھائی دیتی تھی۔ پرانے کھدر کے پوسیدہ لباس میں اجڑی سی وہ اب بھی اس ستارے کی منتظر لگتی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور قریب ہی بیٹھ گیا۔ میرے لائے ہوئے ڈھیروں روپوں میں سے اس نے کچھ روپے نکالے اور اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دیے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیے بغیر بات شروع کی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اسے دیکھا تھا اسی شہر میں کچھ مہینوں پہلے وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا، پنک شرٹ کے ساتھ سیاہ بوٹ پہنے وہ میرے بہت قریب کھڑا تھا۔ اس نے بلیو اور اورنج کلر کی ٹائی لگائی ہوئی تھی، سیاہ چمکدار جوتے اور موزے پہنے تھے۔ مجھے پتا ہے اس نے کون سا پرفیوم پہنا تھا، میں اس کے قریب نہیں گئی مگر میں اس کی خوشبو کو محسوس کر سکتی تھی۔ اور اس نے سگریٹ کا برانڈ بھی بدل لیا ہے، دیکھو اس نے یہ ٹکڑا زمین پر پھینک کر مسل دیا تھا، میں اسے اپنے ساتھ لے آئی ہوں، کئی بار اسے چوم چکی ہوں۔ تو مجھے صرف یہ بتاؤ کہ آدمی اگر چاہے تو برانڈ بدل جاتا ہے، کوئی دوسری چیز، کوئی نیا ذائقہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ بتاؤ نا یہ تم ہر بات پہ رونے کیوں لگتے ہو؟ یہ سوال پوچھ کر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی جیسے میرے جانے کا انتظار کر رہی ہو۔ میں دھیرے سے اٹھا اور اس کے زرد ماتھے پر پیار کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ سوال کہ جس رشتے میں ہم دونوں بندے تھے وہ رشتہ آج بھی اسی طرح قائم تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ ہم دونوں کے پاس اتنے برسوں کے بعد بھی اس ایک سوال کا جواب مختلف تھا۔